जय हिंद। आज के हिंदी अखबार विश्लेषण रिव्यू में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। शनिवार 26 नवंबर 2022, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष, तृतीया, विक्रम संवत 2079, पूर्णिमाक अंक। हिंदुस्तान अखबार से शुरू करते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। शर्तों के साथ पुराने नोट बदलने की व्यवस्था बनेगी। नोटबंदी को चुनौती, सुप्रीम कोर्ट ने दिए संकेत। हम एक तंत्र बनाने पर विचार करेंगे जिसमें विशेष मामलों में पुराने 500, 1000 रुपये नोटों को बदलने पर विचार किया जा सकता है। रिजर्व बैंक यह 2017 के कानून की धारा 4 का 2, 2 का 3 के तहत कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट का कहना है। देश में नोटबंदी की अधिसूचना को चुनौती देने वाली 58 रिट याचिकाओं और 100 से ज़्यादा अर्जियों पर शुक्रवार को संविधान पीठ के सामने सुनवाई हुई। इन याचिकाओं में नोटबंदी की 8 नवंबर 2016 की अधिसूचना को अवैध बताते हुए चुनौती दी गई है। इस पर सुनवाई होती है। अब अटॉर्नी जनरल क्या बोलते हैं। केंद्र सरकार की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल वेंकट रमनी ने कहा कि कोर्ट इस तरह का आदेश नहीं दे सकता। नोटबंदी के बाद नोट बदले जाने के लिए विंडो को काफ़ी आगे बढ़ाया जा रहा है। और क्या कहते हैं, ये लीगल टेंडर क्या कहा गया है, लेकिन लोगों ने इसका फ़ायदा नहीं उठाया। उन्होंने कहा कि कुछ विशेष मामलों में सरकार नोट बदले जाने के बारे में विचार कर सकती है। उन्होंने कहा कि यह सरकार ने किया भी है, लेकिन यह फिर से नहीं खोला जा सकता। पुराने नोट अब पूर्ण रूप से अवैध हो चुके हैं, ये लीगल टेंडर नहीं रहे। सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल ने नोटबंदी की अधिसूचना का बचाव किया। उन्होंने कहा कि यह जाली नोट की समस्या और आतंकवाद ही फंडिंग रोकने के लिए उठाया गया कदम था। उन्होंने कहा कि नोटबंदी रिजर्व बैंक कानून 1934 के प्रावधानों के तहत की गई थी, इसमें कोई कानूनी दिक्कत नहीं है। उन्होंने कहा कि इन याचिकाओं पर अब विचार करना शैक्षणिक कवायद है, जिसका यह कोई मतलब नहीं बनता। आर वेंकट रमनी का कहना है, सरकार के लीगल इशू देखने वाले लोग को अटॉर्नी जनरल कहते हैं। वी नो अबाउट दैट। बजट मंथन, केंद्रीय वित्त मंत्री के साथ बैठक में विजय चौधरी ने रखी मांग। बिहार को 20,000 करोड़ का विशेष पैकेज दे केंद्र। चलिए क्या कहा गया है इसमें, देखते हैं इनकी बारीकियों पर। बिहार सरकार ने केंद्र के सामने एक बार फिर विशेष दर्जा का मुद्दा उठा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में शुक्रवार को नई दिल्ली में हुई वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट को लेकर राज्यों के वित्त मंत्री की बैठक में बिहार के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की 1 दशक पुरानी अपनी मांग पर हम आज भी कायम हैं। अगर केंद्र सरकार विशेष राज्य का दर्जा नहीं दे सकती तो तत्काल केंद्रीय योजनाओं में विशेष सहायता के रूप में शेयरिंग पैटर्न 90:10 रेशियो कर दिया जाए। साथ ही उन्होंने आधारभूत संरचनाओं के विकास और परिसंपत्तियों के सृजन पर व्यवस्था के लिए स्पेशल प्लान द्वितीय चरण के रूप में बिहार को 20,000 करोड़ रुपये का पैकेज आगामी केंद्रीय बजट में देने की मांग भी की है। बैठक में विजय चौधरी ने यह भी कहा कि बिहार में गरीबी और पिछड़ेपन को देखते हुए वित्तीय वर्ष 2012 में 12,000 करोड़ रुपये की विशेष पैकेज योजना स्वीकृत की गई थी। इस योजना के तहत 95% से अधिक राशि खर्च की जा चुकी है। बिहार की प्रति व्यक्ति आय भी राष्ट्रीय औसत का 33% है एवं इंफ्रास्ट्रक्चरल गैप भी काफ़ी अधिक है। पिछले 10 साल की मुद्रास्फीति दर और परिसंपत्तियों के सृजन पर होने वाले खर्च में वृद्धि, आप ये सब समझ रहे हैं ना, मुद्रास्फीति दर, परिसंपत्तियों के सृजन एक्सप्लेन करेंगे फ्रेंड्स, पर होने वाले खर्च में वृद्धि, उपलब्ध सीमित संसाधनों के साथ हमारी उपलब्धि को देखते हुए हमें 20,000 करोड़ का विशेष स्पेशल प्लान दिया जाए। उन्होंने मांगों का एक ज्ञापन भी केंद्रीय वित्त मंत्री को सौंपा। वित्त विभाग के प्रधान सचिव एस सिद्धार्थ भी बैठक में मौजूद थे। वित्त विभाग के प्रधान सचिव एस सिद्धार्थ बैठक में शामिल है। विशेष दर्जा की मांग पर कायम है। 30 से अधिक केंद्र
प्रायोजित योजनाओं चलाने पर केंद्र 100% खर्च दे। वित्त मंत्री विजय चौधरी बोले विशेष दर्जा नहीं दे सकते तो विशेष सहायता दे केंद्र। बिहार के सुझाव। बिहार जैसे अति पिछड़े राज्य की राजकोषीय घाटा सीमा राज्य सकल घरेलू उत्पाद GSDP का 4% किया जाए। केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं में बिहार को विशेष सहायता के रूप में केंद्रांश और राज्यांश का शेयरिंग पैटर्न 90:10 का रखा जाए। सिंगल नोडल अकाउंट में 40 दिन के अंदर राज्यांश जमा करने की शर्त को समाप्त किया जाना चाहिए। सेस और सरचार्ज को केंद्रीय विभाज्य पूल में शामिल किया जाना चाहिए ताकि इससे सभी राज्य लाभान्वित हो सके। चलिए आगे और क्या मांगे हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री से मांग PMJSY पथों के रखरखाव मद में भी केंद्रांश की राशि राज्यों को उपलब्ध कराई जाए। सुदूर पंचायतों, गांवों, हाट बाजार को प्रखंड, अनुमंडल व जिला से जोड़ने के लिए अतिरिक्त सुलभ संपर्क योजना के तहत राज्यों को निधि उपलब्ध कराएं। ऊर्जा के क्षेत्र में वन नेशन वन टैरिफ लागू किया जाए। समग्र शिक्षा के तहत शिक्षकों के वेतन मद में कटौती की गई राशि राज्यों को उपलब्ध कराई जाए। राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र की स्थापना दरभंगा में की जाए। प्रधानमंत्री यशस्वी योजना के तहत 50:50 के रेशियो में छात्रवृत्ति प्रदान की जाए। कोसी मेची नदी जोड़ योजना को हाई पावर कमेटी के अनुशंसा के आलोक में क्रियान्वित किया जाए। 1 2 3 4 5 6 7 ये इम्पोर्टेंट 7 मांगे हैं। मतलब आज तक का इतिहास का जितना मांगे था उन्होंने जाके वहाँ विष के तरह उगल चुके हैं। पता नहीं इनसे कितने लोगों की मौत होनी है पता नहीं। देखिए सुलभ रंजना मैथिली समेत 13 कलाकारों को संगीत नाटक पुरस्कार। आप लोगों को हमारी ओर से हार्टी वेलकम एंड हार्टी शुभकामनाएं हैं। आप लोग अवार्ड विनर की लिस्ट में आ चुके हैं। अब आप कैंडिडेट सारे करंट अफेयर्स का सिलेबस आपका बढ़ा दिया गया है तो आप इन्हें भी याद रखें। देखिए बिहार के कलाकारों और लोक कला प्रेमियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। संगीत नाटक और नृत्य के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा पिछले 3 साल के लिए घोषित संगीत नाटक अकादमी अवार्ड में इस बार के 13 कलाकारों का चयन किया गया है। बिहार की झोली में 4 अमृत अवार्ड, 5 संगीत नाटक अकादमी अवार्ड जबकि 4 बिस्मिल्लाह युवा अवार्ड। बिहार के चर्चित नाटककार व रंगकर्मी ऋषिकेश सुलभ श्रीवास्तव, ठुमरी गायिका कुमुद झा दीवान, चर्चित लोक गायिका रंजना झा, गायिका मैथिली ठाकुर का चयन किया गया है। संगीत नाटक अकादमी दिल्ली के सचिव अनीस पी रंजन ने शुक्रवार की शाम वर्ष 2019, 20 और 2021 के पुरस्कारों की घोषणा की। बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार सुदीपा घोष, मैथिली ठाकुर व अभिनेत्री रूबी खातून को मिलेगा। याद रख लीजिए। भारतनाट्यम कलाकार सुदीपा घोष और लोक नृत्य के जाने माने चेहरे जितेंद्र कुमार चौरसिया, अभिनेता व गायक नीलेश्वर मिश्र को अभिनय के लिए, जबकि पूर्णिया के मिथिलेश राय को नाट्य निर्देशन के लिए अकादमी अवार्ड मिलेगा। 90 वर्षीय बिहार के वरिष्ठ अभिनेता नाट्य निर्देशक गणेश प्रसाद सिन्हा, बिहार रंगमंच के सम्राट के नाम से मशहूर सुमन कुमार, लोकगीतों के चेहरे भगत सिंह भारती तथा देश के जाने माने ध्रुपद गायक रघुवीर मलिक का चयन हुआ है। अगले माह राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री के हाथों ये पुरस्कार वितरित किया जाएगा। आप लोगों को हार्टी वेलकम एंड बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे बढ़िए, हमारी शुभकामनाएं हैं। आगे बढ़िए, ऐसे ही अपने समाज अपने राज्य का नाम आगे बढ़ाएं और अपने राज्य को विकसित बनाएं। हमारी ये मनोकामना है, आप लोग पूर्ण करें, मेहनत करें और हमें भी इंस्पायर करें आगे बढ़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
योजना मंजूर, कोसी महासेतु के निकट के लोग नहीं डूबेंगे बाढ़ में। 153 करोड़ रुपये की योजना मंजूर, विश्व बैंक देगा मदद। मंत्री बोले तटबंध होंगे दुरुस्त, पानी के तेज बहाव पर लगेंगी रोकें। अब कोसी महासेतु के निकट के लोग बाढ़ में नहीं डूबेंगे, इसके लिए 153 करोड़ की योजना मंजूर की गई है। इसके क्रियान्वयन के लिए विश्व बैंक मदद देगा। इस योजना के तहत इन इलाकों के तटबंध दुरुस्त होंगे ताकि बाढ़ के पानी तेज बहाव पर रोक लग सके। योजना एवं विकास विभाग पूरे योजना की निगरानी करेगा। योजना एवं विकास विभाग पूरी योजना को मॉनिटरिंग करने वाला है। कोसी बेसिन विकास परियोजना कोसी बेसिन विकास परियोजना कोसी 2 के तहत कोसी प्रक्षेत्र में बाढ़ पर प्रभावी रोक के लिए कई योजनाओं पर काम चल रहा है। इनमें 8 किलोमीटर लंबे तटबंध के 21 स्परों पर काम होना है। स्परों वो बांध के जो किनारे में लगाते हैं। 19 पुराने स्परों को दुरुस्त किया जाना है, जबकि 2 नए स्परों का निर्माण किया जाना है। इन योजनाओं पर 153 करोड़ रुपये खर्च होंगे। टेंडर की प्रक्रिया पूरा हो चुकी है। 24 माह में काम पूरा होना है। जल संसाधन विभाग ने इसके लिए वर्ष 2024 का लक्ष्य तय किया है। इस दौरान निर्माण कार्य हर हाल में पूरा कर लेना है। योजना के तहत पश्चिमी कोसी तटबंध को सुदृढ़ करना है। पहले इस योजना के तहत पूर्वी कोसी तटबंध को दुरुस्त करना था, लेकिन इसमें बदलाव करते हुए पश्चिमी तटबंध पर काम को शामिल किया गया है। इस समय कोसी महासेतु के डाउन स्ट्रीम में बड़ी आबादी बाढ़ से प्रभावित है। हर साल बाढ़ अवधि में पूरा इलाका पानी में डूबा रहता है। पानी के बहाव काफ़ी दूर तक होता है। इसके कारण मधुबनी, सुपौल, सहरसा के लोगों को परेशानी ही नहीं, बहुत परेशानी झेलनी पड़ती है। आज ही विकास विभाग के घर में पिस्टल और गोली चोरी हुई है। बीपीएससी सरसरी मुख्य परीक्षा 29 से। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी ने 67वीं संयुक्त मुख्य लिखित प्रतियोगिता परीक्षा की तिथि घोषित कर दी है। यह परीक्षा 29 दिसंबर से 31 दिसंबर तक आयोजित की जाएगी। इसके लिए 11,600 अभ्यर्थी 11,607 अभ्यर्थी। देखिए डाटा इससे पहले मिसमैच होता है। हिंदुस्तान इससे पहले क्या डाटा दिया, अभी क्या दिया है, 7 अभ्यर्थी कम दिया है, लेकिन एग्जैक्ट डाटा 11,607 है। अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए थे। मुख्य परीक्षा में शामिल होने के लिए पंजीयन की प्रक्रिया 14 गुना ज़्यादा लिया गया। 802 सीट है, इसका 14 गुना ज़्यादा लिया गया है, हम सभी जानते हैं। परीक्षा के 1 सप्ताह पहले प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा, मतलब 29 आपको 23 से 24 तक में आपका एडमिट कार्ड निर्गत कर दी जाएगी। केंद्र बनाए जाएंगे। पहली पाली में 29 दिसंबर को प्रथम पत्र में समान अध्ययन और दूसरी पाली में समान अध्ययन दूसरे पत्र की परीक्षा होगी। 30 दिसंबर को समान हिंदी जो 100 का होगा, GS1 GS2 300 का होना होता है, और 31 दिसंबर को वैकल्पिक विषय भी ली जाएगी। GS1 GS2 29 को, हिंदी 30 को और 31 को ऑप्शनल रहेगा। ऑप्शनल 31 को होना है। बहुत बहुत हार्टी कंग्रेचुलेसन सबों को जो कैंडिडेट क्वालिफाई किए हैं। आगे बढ़िए, ऐसे ही क्वालिफाई कीजिए, अच्छे से पढ़िए, क्वालिफाई कीजिए, नाम कीजिए। पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने के बाद अच्छे से काम कीजिए, ईमानदारी से काम कीजिए। समाज सेवा होनी ही चाहिए। इसी सेवा के लिए आपको इस पद पे रखा जाता है, ताकि पद की गरिमा बनी रहे और गरीबों की मदद करते रहें। नासा के नए यानों ने चंद्रमा की सबसे नज़दीकी तस्वीर खींची है। 80 मील की ऊंचाई से यह तस्वीर खींची गई। 11 दिसंबर को धरती पर वापस आएगा ओरियन। नेपाल ने PFI ने बनाई संपत्ति। नेपाल में PFI ने संपत्ति बनाई। 47 साल में पहली बार इतने करीब से चांद को कैमरे में उतारा गया। ओरियन कैप्सूल ने इन इलाकों की फोटो भेजी है। हिंदुस्तान का संपादकीय
आज संविधान दिवस, आप लोगों का हार्दिक स्वागत है फ्रेंड्स। 26 नवंबर 1949 को आज के ही दिन, देखिए आपके पास बहुत बड़ा कंटेंट है फ्रेंड्स। आज संविधान दिवस है। साल 1949 में इसी दिन संविधान को अंतिम रूप दिया गया था। निर्माण के अंतिम क्षणों में भी उस पर सवाल उठाए गए थे, अनेक आशंकाएं जाहिर की गई थी, पर कुल मिलाकर पर्याप्त उदारता और संभावनाओं के साथ संविधान आज भी कायम है। सेठ दामोदर स्वरूप आमने सामने और भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के सदस्य। संविधान सभा में दिए गए भाषणों का अंश, संविधान सभा में दिए गए भाषणों का अंश। देखिए पॉइंट कहाँ कहाँ है, पॉइंट ढूंढते हैं हम लोग। मैं कुछ साफ और खरी बात कहने के लिए क्षमा मांगता हूँ। इस विधान के बन जाने और लागू हो जाने के बाद भी यहाँ की जनता को जरा भी संतोष नहीं होगा, जरा भी खुशी नहीं होगी, क्योंकि इस विधान में जो बनकर तैयार हुआ, जो शीघ्र ही लागू होने जा रहा है, उनमें अनेक उनके लिए क्या है, ऊपर से नीचे तक इस संविधान को पढ़ जाइए तो इनमें आपको हिंदुस्तान के गरीब, भूखे, नंगे और पीड़ित लोगों के लिए रोटी का किसी प्रकार का भी इंतजाम नहीं है। उनकी रोजाना की कठिनाइयों को हल करने के लिए यहाँ क्या प्रयत्न हुआ है। उनको काम की गारंटी भी नहीं है, उनको रोजगार मिलेगा इसकी भी गारंटी नहीं है, उनके परिश्रम के अनुसार मजदूरी या वेतन मिलेगा इसकी भी, यह भी दूर की बात है। हमने देखा कि इसमें कुछ अच्छी बातें दी गई है और कुछ अच्छे उसूलों का भी इसमें वर्णन है, जैसा कि मताधिकार, संयुक्त निर्वाचन की बात है। अस्पृश्यता को खत्म करने की बात मामूली पड़ेगी, इस उसूलों में अमल में लाया जाएगा। क्या वाकई हमें इस संविधान के जरिए कुछ मौलिक अधिकार मिले हैं? मैं जोर देकर कह सकता हूँ कि मौलिक अधिकार देने की बात महज दिखावा है। यह एक हाथ में तो दिए गए हैं, दूसरे हाथ से छीन लिए गए हैं। सरकार को हक हासिल होगा कि वह जनहित के नाम पर इन अधिकारों को छीन लेने के लिए जिन तरह कानून चाहेगी बना सकती है, तो फिर मौलिक अधिकारों को देना न देना एक प्रकार के बराबर है। हमने देखा कि संपत्ति के संबंध में जो कानून है वो वैसा का वैसा ही है जैसा साल 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में था। इसका नतीजा यह युग है कि संपत्ति का सामाजिकीकरण या सोशलाइजेशन नहीं हो सकेगा और जो आर्थिक सुधार जनता के हित के लिए सकते हैं उनके रास्ते में बड़ी कठिनाई पैदा होंगी। जब यह संशोधन सभा के सामने लाया आया कि रिपब्लिकन के साथ सोशलिस्ट शब्द भी जोड़ा जाए तो यह संशोधन अस्वीकार कर दिया गया। एक तरफ हम चाहते हैं कि आज का सामाजिक ढांचा बना रहे, पूंजीवाद भी बना रहे और इसके साथ साथ गरीबी और बेकारी भी दूर हो जाए। ये दोनों चीज़ें बिल्कुल असंगत है। इसलिए ऐसा अनुभव होता है कि शायद हिंदुस्तान की नंगी, भूखी और पीड़ित जनता इसी प्रकार मुसीबत में फंसी रहेंगी जैसी आज फंसी हुई है। कांग्रेस अध्यक्ष इस बात की आशा दिलाते हैं कि 5 वर्ष में इस देश में वर्गहीन समाज कायम हो जाएगा, पर मेरे जैसे साधारण आदमी की बुद्धि में यह बात नहीं आती कि एक तरफ सोशलिस्ट सिद्धांत से हमको चिढ़ है, यह यथास्थिति बनाए रखते हैं, और दूसरी तरफ हम यह चाहें कि शोषक वर्ग को बनाए रखते हुए हमारे देश में वर्गहीन समाज कायम हो जाए। तो ये दोनों बातें जो परस्पर विरोधी है कैसे हो सकती है। राज्यपाल चुनने का अधिकार राष्ट्रपति जी को दे दिया गया है। इससे प्रांत की सरकार राज्यपाल के बीच में रस्साकसी हो सकती है। हो सकता है प्रांत की सरकार की विचारधारा कुछ हो, केंद्र सरकार को विचारधारा कुछ हो। उस विचारधारा के संघर्ष की वजह से प्रांतीय सरकार और राज्यपाल में संघर्ष होने लगे। आपातकालीन शक्ति के नाम पर राष्ट्रपति को जरूरत से ज़्यादा अख्तियारात दे दिए गए हैं। केंद्रों को भी प्रांतों के मामले हस्तक्षेप करने की जरूरत से ज़्यादा अधिकार दे दिए गए हैं। कुछ हद तक तो केंद्रीकरण होना जरूरी है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा केंद्रीकरण का मतलब यह है कि मुल्क में भ्रष्टाचार बढ़ेगा। उम्र और गांधी जी को हमको भी केंद्रीकरण का सबक सिखाते रहे। आश्चर्य है कि उसे विदा होने के बाद हम उस सबक को इतनी जल्दी भूल गए। अगर हम चाहते हैं कि भ्रष्टाचार बंद हो और भाई भतीजावाद का अंत हो तो इसके लिए आज का 2 स्तंभीय राज्य का ढांचा उपयुक्त नहीं मालूम पड़ता है। तो इसके लिए ज़रूरी यही था कि ढांचा 4 स्तंभ वाला होता। हमारे गांव के अलग प्रजातंत्र होते, शहरों के प्रजातंत्र अलग होते, सूबे के प्रजातंत्र अलग होते और उनके केंद्रीय प्रजातंत्र के रूप में संघ बनता, जो सच्चे मायने में प्रजातांत्रिक संघ का ढांचा बनता। हमारी सरकार जनता की सरकार होनी चाहिए, लेकिन वह एक
फासिस्ट जैसी सरकार बन जाएगी। संविधान सभा में दिए गए भाषण का सेठ दामोदर स्वरूप जी का भाषण था। अब इसके आमने सामने में जवाब देते हैं अंबेडकर जी, संविधान सभा सदस्य। नाखुश है तो सिर्फ 2/3 बहुमत लाइए। देखिए, इस संविधान के गुणों के संबंध में मैं कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं समझता हूँ कि संविधान चाहे जितना भी अच्छा हो, यदि इसे लागू करने वाले लोग बुरे हैं तो वह निसंदेह बुरा हो जाता है। अतः इस संविधान पर बिना यह देखे कि जनता और अन्य पक्ष किस प्रकार का प्रवृत्ति दिखाएंगे, कोई निर्णय देना व्यर्थ है। इस संविधान की निंदा अधिकतर 2 क्षेत्रों से ही जाती है, साम्यवादी पक्ष और समाजवादी पक्ष द्वारा। वे क्यों इस संविधान की निंदा करते हैं? क्या इसलिए कि यह संविधान वास्तव में खराब है? मैं यह कहने का साहस करता हूँ कि नहीं है, मतलब खराब नहीं है। साम्यवादी पक्ष श्रमिकों की तानाशाही के सिद्धांत पर आधारित संविधान चाहते हैं। वे संविधान की इस कारण निंदा करते हैं कि यह संसदीय लोकतंत्र पर आधारित है। मैं यह नहीं कहता कि संसदीय लोकतंत्र का सिद्धांत ही राजनीतिक लोकतंत्र का आदर्श स्वरूप है। मैं यह नहीं कहता कि मूलाधिकार कभी निरपेक्ष नहीं हो सकता और उन पर जो परिसीमा लगाई गई है उनको कभी नहीं उठाया जा सकता। हाँ, मैं यह अवश्य कहता हूँ कि इस संविधान में जो सिद्धांत निहित है वे इस वर्तमान पीढ़ी के विचार हैं, और यदि आप इस कथन में कुछ अतिशयोक्ति समझे तो मैं यह कहूँगा कि ये संविधान सभा के सदस्यों के विचार है। इस संविधान के किसी भी आलोचक को मैं चुनौती देता हूं कि वह यह सिद्ध करे कि संसार में कहीं भी किसी संविधान सभा ने उन परिस्थितियों में जिनमें यह देश फंसा है, संविधान के संशोधन के लिए इतनी सुविधाजनक प्रक्रिया को अपनाया हो। आगे क्या कहते हैं? फंसा हो संविधान के संशोधन इतनी सुविधाजनक प्रक्रिया उपबंधित की हो। जो लोग इस संविधान से असंतुष्ट हैं उन्हें केवल 2/3 बहुमत प्राप्त करना है। इस बात की बड़ी शिकायत की गई है कि केंद्रीकरण अधिक है और राज्यों की स्थिति नगर पालिकाओं जैसी कर दी गई है। स्पष्ट है कि यह विचार केवल अतिशयोक्ति ही नहीं है, बल्कि यह इस बात के प्रति मिथ्या धारणा पर भी आधारित है। संघीय शासन प्रणाली का यह मूलभूत सिद्धांत है कि विधायी और कार्यपालिका प्राधिकार का विभाजन केंद्र और राज्यों में केंद्र द्वारा निर्मित किसी विधि द्वारा नहीं होता, वरन स्वयं संविधान द्वारा किया जाता। 26 जनवरी 1950 को भारत एक लोकतंत्रात्मक देश होगा। उनके संविधान का क्या परिणाम होगा? क्या वह अपनी स्वाधीनता की रक्षा कर सकेगा या उनको फिर खो देगा? क्या भारतीय मतांतरों के देश से श्रेष्ठ मानेंगे या देश में मतांतरों से श्रेष्ठ मानेंगे? यह सत्य है कि यदि ये दल मतांतरों को देश से श्रेष्ठ मानते हैं तो हमारी स्वाधीनता फिर संकट में पड़ जाएगी, संभवतः सदैव के लिए हाथ से जाती रहेगी। इस संकट से हम सबको दृढ़ होकर रक्षा करनी चाहिए। अपने खून की अंतिम बूंदों से अपनी स्वाधीनता की रक्षा करने के लिए हमें दृढ़ प्रतिज्ञ होना चाहिए। सबसे पहले यह करना चाहिए कि अपने सामाजिक और आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हम संवैधानिक रीतियों को दृढ़ता से अपनाएं। दूसरी बात जो हमें करनी है, हम उस सावधानी को बरतें जो जॉन स्टुअर्ट मिल ने बरतने के लिए कहा है। किसी भी महान व्यक्ति के चरणों में अपनी स्वतंत्रता न चढ़ा दें या उसे वे शक्तियां न सौंपे जो उसे उन्हीं की संस्थाओं को मिटाने की शक्ति दे। धर्म में भक्ति आत्म मोक्ष का मार्ग हो सकता है, राजनीति में भक्ति या वीर पूजन पतन तथा अंततः तानाशाही का निश्चित मार्ग है। समझ सकते हैं कि अंबेडकर जी का इशारा किस ओर है। तीसरा काम जो हमें करना है वह यह है, केवल राजनीतिक लोकतंत्र से ही हमें संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए। अपने राजनीतिक लोकतंत्र को हमें सामाजिक लोकतंत्र का रूप भी देना चाहिए। सामाजिक लोकतंत्र का क्या अर्थ है? इसका अर्थ जीवन के उस मार्ग से है जो स्वतंत्रता, समता
और बंधुत्व को जीवन के सिद्धांतों के रूप में स्वीकार करता है। स्वतंत्रता को समता से अलग नहीं किया जा सकता और समता को स्वतंत्रता से अलग नहीं किया जा सकता, और न स्वतंत्रता या समता को बंधुत्व से अलग किया जा सकता है। हम यह न भूलें कि स्वाधीनता ने हम पर महान उत्तरदायित्व डाल दिया है। हम इस बात का संकल्प करें कि जो बुराइयां हमारे मार्ग में है उन्हें दूर करने के प्रयास में दुर्बलता न दिखाएं। देश की सेवा का यही मार्ग है, इससे अच्छे मार्ग से मैं परिचित नहीं हूँ। और आप लोग परिचित हो तो अपनी राय दें। ये अंबेडकर जी का कानून मंत्री थे, संविधान सभा के सदस्य भी थे, बाद में कानून मंत्री भी बनाए गए थे, बाद की बात है मित्रों, लेकिन संविधान सभा के सदस्य और संविधान लिखने वाले संविधान पिता कहे जाते हैं। चलिए उनका अंश आपके सामने है। स्पोर्ट्स हिंदुस्तान का क्या कुछ है। ईरान ने 3 मिनट में दागे 2 गोल। स्पोर्ट्स। विश्व कप के सबसे युवा खिलाड़ी नॉर्दर्न आयरलैंड के नॉर्मन व्हाइटसाइड विश्व कप में खेलने वाले सबसे युवा फुटबॉलर है। वह 1982 में यूगोस्लाविया के खिलाफ 17 साल 40 दिन की उम्र में मैदान में उतरे थे। वेल्स को 2-0 से हरा ईरान ने विश्व कप में दर्ज की पहली जीत। वेल्स इस प्रतियोगिता से बाहर होने के कगार पर पहुंचा। ग्रुप बी का मैच है। 62% कब्जा रहा है ईरान का, 38% वेल्स का। देखिए कॉर्नर, ऑफसाइड, येलो कार्ड 2, येलो कार्ड 1 मिला है। वेल्स को 2 खिलाड़ी को येलो कार्ड मिला। ऑफसाइड कितना था? 2 और ऑफसाइड 2। ऑफसाइड होता है कुछ रूल्स होता है। खिलाड़ी जो अटैकर होते हैं, अटैकर जो फ्रंट होते हैं, जिस तरह से फील्ड सजाई जाती है फ्रेंड्स, गोलकीपर, देन डिफेंडर होता है, देन मिडफील्डर होता है, देन अटैकर होता है। एक होता है गोलकीपर, फिर 4-3-4 इस तरह का रेशियो, 4 डिफेंडर, 3 मिडफील्डर, 4 अटैकर, सॉरी 2 अटैकर। तो कितना हो गया? 4-3-7, 2-9, 1-10, 4-3-7-1, 8-3-11, 3 अटैकर होता है जो अटैक करता है। ये अटैकर जब बॉल लेके मिडफील्डर बॉल से पास हो रहा होता है, और अटैकर जब सामने वाले खिलाड़ी से इधर भाग रही, इससे आगे चला जाता है समय से पहले, ये यहाँ और ये यहाँ चला जाता है, तो ऑफसाइड कहलाता है। आप नहीं जा सकते, जब बॉल जाती है तब आप पकड़ के उनके आगे चले जाओ। हम लोग समझेंगे बारीकी। ऑफसाइड कितने होता है। ऑफसाइड होने पे जो है पेनाल्टी भी दिया जाता है। किक ने जीता दिल, थॉमस के सैकड़े से हारी टीम इंडिया। ऑकलैंड के ईडन पार्क में शुक्रवार को मुकाबले के दौरान न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन, शतकवीर टॉम लॉथम। उज्बेकिस्तान ने भारत को सेमीफाइनल में शिकस्त दिया। विश्व शतरंज का है। भारत फिडे विश्व टीम शतरंज चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में शुक्रवार को उज्बेकिस्तान से 1-3 से हार गया। दोनों टीमें पहले दौर के बाद 2-2 की बराबरी पर थी। सेथुरमन को जाखोगिर के खिलाफ हार मिली। क्या सबसे महंगे सौदे पर विश्व रिकॉर्ड बना पाएगा यूनाइटेड? मैनचेस्टर यूनाइटेड क्लब का 17 साल बाद मालिकाना हक बदलने की खबर ने फुटबॉल और कारोबार जगत में मचा दिया जबरदस्त हलचल। दुनिया के सबसे लोकप्रिय फुटबॉल क्लबों में से एक मैनचेस्टर यूनाइटेड के मालिक जोएल ग्लेजर और एबराम ग्लेजर इसे बेचने पर विचार कर रहे हैं। 17 साल बाद इसका मालिकाना हक बदलने की खबर ने फुटबॉल और कारोबार जगत में
हलचल मचा दी है। आइए इस संभावित सौदे से जुड़े कुछ पहलुओं को हम जानते हैं। चेल्सी क्लब 2.5 अरब पाउंड करीब 2.7 खरब रुपये में बिका था। माना जा रहा है कि ग्लेजर परिवार अपने क्लब के लिए इसे दुगने दाम मांगेंगे। अगस्त में अमेरिकन फुटबॉल फ्रेंचाइजी डेनवर ब्रोंकोस 3.9 अरब पाउंड 3.85 खरब रुपये का रिकॉर्ड विश्व रिकॉर्ड कीमत पर बिका था। यूनाइटेड के दाम इससे ऊपर जा सकता है। कितना रकम होता है, इतने पैसे में बिक रहा है, बहुत होता है। पीएम देउबा की पार्टी बहुमत के करीब है। ओली की पार्टी 35 सीटें जीती है। नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा की पार्टी नेपाली कांग्रेस एनसी गठबंधन संसदीय चुनाव में स्पष्ट बहुमत की ओर बढ़ रही है, बढ़ी नहीं है। कल बताएंगे क्या होगा। साजिशन रचा गया इतिहास सुधार रहे मोदी। प्रधानमंत्री ने कहा आज़ादी के बाद इतिहास बदलने की जरूरत थी, पर ऐसा नहीं किया गया। पायलट गुट का दावा, हमारे साथ 80% कांग्रेस विधायक। पंजाब जैसा हाल करने पे उतारो हैं कहाँ? राजस्थान में। म्यूचुअल फंड का पैसा देर से देने पर ब्याज लगेगा। लोकप्रियता बढ़ी है। दैनिक भास्कर का अंक आदेश रोहतास में सस्पेंड हुआ है। हम लोगों ने डिटेल देखा। सीजेआई ने कहा संविधान को लागू करने वाले सिपाही हैं जज। बीएओ हर जिले की प्रमुख फसल का उत्पादन बढ़ाने और ब्रांडिंग के लिए बनाएगा डीपीआर। हर जिले के लिए डीपीआर बनाएगा। डीपीआर क्या होता है? डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट, डीपीआर। हर जिले के लिए बनाएगा, ये तो अच्छी खबर है। उत्पादन का क्या कुछ है, फीडबैक, ये सब सारी चीज़ें बिजनेस में। वैश्विक कारणों से नियंत्रण में नहीं आ पाई महंगाई, आरबीआई। बिल्कुल सही बात है और सही। अंतरिक्ष में भारत के निजी क्षेत्र की छलांग, 25,000 करोड़ रुपये का कारोबार, 155 कंपनियां आई है। प्राइवेट सेक्टर की क्षमता से निवेशक आश्वस्त, कई कंपनियां पैसा लगा रही। बड़ी विदेशी कंपनियों को भी फायदे की उम्मीद। देखिए बहुत अच्छा कंटेंट है, जरूर पढ़ें। 3 कारणों से गुजरात में सबसे आगे है भाजपा। बेलगाम सत्ता से आमजन सुरक्षित नहीं रह सकते। चलिए ज़रूरत हो तो आप ज़रूर इसे आराम से स्टडी करें। फीफा यंग प्लेयर अवार्ड पाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन थे? पेले, एंजो विस्कीफो, किलियन एम्बापे। किलियन एम्बापे ही है, सी होगा। फीफा वर्ल्ड कप में किलियन एम्बापे, फ्रांस। फीफा वर्ल्ड कप में मेजबान देश कितनी बार चैंपियन बना है? फीफा वर्ल्ड कप में मेजबान देश कितनी बार चैंपियन बना है? मेजबान देश 6 बार। ये सी आंसर सही है। तो सीसी फीफा वर्ल्ड कप सबसे ज़्यादा बार किन सीजन में नई टीमों ने डेब्यू किया था? 1934, 1978, 2014। ये देख लीजिए आप। बीबीए D 6 का जवाब है बीबीए। देख लीजिए इसमें सी डेब्यू किया था 1978 में। बी में 78 में मारिए। सीसीबी
चलिए देखते हैं आंसर क्या होगा। तनाव में मेघालय नागरिक जरूरी सामग्री खरीद कर जमा कर रहे हैं। नगर निकाय चुनाव का कुछ डेट वगैरह क्लियर हो गया है। दिसंबर के तीसरे और चौथे सप्ताह में हो सकता है नगर निकाय चुनाव। नीतीश 2 दिसंबर को कुंडली में कर सकते चुनावी जनसभा। 90-10 का रेशियो हो, हम लोगों ने बारीकी से देखा। संपादकीय सड़सठ में सबसे पहले पेले ने बाईसाइकिल किक पर दागा था गोल। बाईसाइकिल किक ऐसे ही घूम के लगाते हैं, साइकिल की तरह घूम जाता है। नेमार चोटिल रिचार्ड लिंसन ने किया एक्रोबेटिक गोल, 2-0 से जीता है ब्राजील। आईसीसी ने फिर इमरान ख्वाजा को डिप्टी चेयरमैन की नियुक्त किया। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने सिंगापुर के इमरान ख्वाजा को फिर 2 साल के कार्यकाल के लिए डिप्टी चेयरमैन नियुक्त किया। इमरान ख्वाजा याद रखिए। 2022 में आईसीसी सालाना कॉन्फ्रेंस में इस पद पर चुना। ख्वाजा 2008 में पहली बार आईसीसी बोर्ड में चुना गया। 2017 में डिप्टी चेयरमैन के तौर पर काम कर रहे हैं। कुछ दिन पहले न्यूजीलैंड के ग्रेग बार्कले को सर्वसम्मति से 2 साल के लिए कार्यकाल के लिए आईसीसी चेयरमैन चुना गया था। लेथम का शतक है, न्यूजीलैंड ने भारत को हरा दिया, हम लोगों ने देखा। कांग्रेस के समय होते थे दंगे, 20 साल से है शांति। केंद्रीय गृह मंत्री बोले कांग्रेस ने अपराधियों का साथ दिया। दिल्ली सरकारी स्कूलों के कक्षा निर्माण में हुआ अरबों का घोटाला। भारत जोड़ो यात्रा के नए वीडियो से विवाद। प्रचार में अमिताभ की आवाज़ व तस्वीर के प्रयोग पर लगी है रोक। भाजपा के मजबूत किले में आप भी कांग्रेस की दुखती रही। गुजरात के ऊपर परिप्रेक्ष्य में है। कबाड़ में बदले जाएंगे 15 साल पुराने सरकारी वाहन। गडकरी जियो ने गुजरात के सभी जिलों में शुरू की 5G। गुजरात के सभी जिलों में 33 जिला मुख्यालयों में प्रायोजित चरण में 5G सेवाएं शुरू कर दी गई है। बताइए 33 जिला है, 33 जिलों में हो गया है 5G की शुरुआत। विशेष दर्जा मिलने तक दे अतिरिक्त सहायता, 20,000 करोड़ की मांग है। दैनिक जागरण, संसद में सियासी रार बने हैं डाटा प्रोटेक्शन बिल के बिहाफ में है। दैनिक जागरण का संपादकीय, देश को जोड़कर रखने वाली कड़ी संविधान के कारण ही भारत जैसे बहुलतावादी और विविधतापूर्ण राष्ट्र को एक माला में पिरोए रखना संभव हो पाया है। ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष हैं। कितने नंबर के लोकसभा अध्यक्ष हैं कमेंट करके बताइए, मैं जवाब बिल्कुल दूंगा, लेकिन आप हमें कमेंट करके बताइए। अगले सेशन में आपको जवाब मिलेगा। ऐसे जवाब है फिर भी हमें कमेंट कीजिए। फार्मा उद्योग को चाहिए प्रोत्साहन की डोज। अर्थ जागरण, स्पोर्ट्स क्या कुछ है हमारे पास, कुछ स्पेशल है।
वेल्स के गोलकीपर को रेड कार्ड मिलने पर ईरान ने दागे 2 गोल। रेड कार्ड मिलने का मतलब है गोलकीपर अब अगले मैच नहीं खेल पाएगा। इस मैच से तो आप वंचित हुए ही, अगले मैच भी आप नहीं खेल पाओगे। ऑफसाइड दो, ऑफसाइड दो। 2 येलो कार्ड, 1 येलो कार्ड। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की आय पर टैक्स लगाने का फैसला। 1992 में आज ही ब्रिटिश संसद में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की आय पर टैक्स लगाने का फैसला हुआ था। पिछली सदी के आखिरी दशक में ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को गिरावट का सामना करना पड़ा था। उसी दौरान महारानी की सहमति से संसद ने उनकी आय पर टैक्स का फैसला लिया था। आकाश में बरसाते उल्कापिंडों की तस्वीर खींचने में मिली थी सफलता। 1885 में आज ही चेक गणराज्य के प्राग में उल्कापिंडों की पहली तस्वीर खींची गई थी। उस दिन बहुत अधिक संख्या में उल्कापिंड गिरे थे। इस घटना को उल्कापिंडों की बारिश भी कहा जाता है। कुछ वैज्ञानिकों का अनुमान है कि प्रति घंटे 3600 की दर से टुकड़े बिखरे थे। विज्ञान को लोकप्रिय बनाने में प्रोफेसर यशपाल ने निभाई थी अहम भूमिका। देश के विज्ञान को लोकप्रिय बनाने में अहम योगदान देने वाले प्रोफेसर यशपाल का जन्म 1926 में आज ही के दिन हुआ था। अब पाकिस्तान में के झांग शहर में हुआ था। करियर की शुरुआत टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च से की। 1986 में 1971 तक यूजीसी के चेयरमैन रहे। 2007 से 12 तक जेएनयू के कुलपति का पद संभाला। टर्निंग पॉइंट कार्यक्रम में बच्चों के विज्ञान के प्रति रुचि जगाने का प्रयास किया। 2013 में पद्म विभूषण से सम्मानित हुए। 24 जुलाई 2017 को उन्होंने अंतिम सांस लिए। 2017 में सांस ली। सेशन के अंत में स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, सारी शक्ति तुम्हारे अंदर ही है, तुम हर चीज कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सदा खुश रहिए।